नमस्कार दोस्तों आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारी विनती है इस विषय पर हमने एक वीडियो में जो थोड़ी बहुत समस्याएं इस समय आ रही हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया है। प्रार्थना है वीडियो को लाइक व शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बात को समझ सकें, बात के अर्थ को समझ सकें और ये तस्वीरें देखिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए मैं अपने सभी भारतीय भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और इसके तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के तहत मुहिम के तहत हम लोग तिरंगा बांट रहे हैं। अपने ऑफिसों में, घरों पे, संस्थानों पे तिरंगा फहराया जा रहा है और महत्व बताया जा रहा है, तिरंगे का महत्व बताया जा रहा है, हमारे पुराने इतिहास का महत्व बताया जा रहा है, हमारे क्रांतिकारियों के जीवन का। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि हम लोगों को देश की भावनाओं के साथ जोड़ने का जो प्रयास है ये किया जा रहा है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग जो है करेंगे नहीं। जब तक हम लोगों की भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तब तक हम लोग करेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं एक पंजाब के युवा नेता थे, उनके बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हर घर तिरंगा फलाना ये सब क्या है, कि हम लोग किस चीज़ की खुशी मनाएं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम लोगों ने तो 10 लाख व्यक्तियों की मृत्यु का दर्द झेला है। ठीक है, सही बात है। जब अंग्रेज इस देश को आज़ाद करके जा रहे थे तो बहुत से राजनीतिक समीकरण, बहुत से आर्थिक रूप से राजनीतिक समीकरण किए गए, जिसके कारण हम लोगों को जाते जाते भी चोट झेलनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे दोस्तों, चोट हम लोगों ने और भी झेली थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले 200 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। इस दौरान बहुत सी हम लोगों ने त्रासदियों को झेला, जिसके अंदर सबसे बड़ी त्रासदी थी जलियांवाला बाग का कांड। बड़ी खतरनाक तरीके से हत्याएं की गई थी उसमें जनरल डायर के द्वारा। लेकिन हम लोग ज़्यादा लंबी बहस में नहीं पड़ेंगे। एक छोटी सी बात हम लोग यहाँ करना चाहते हैं। जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के समय से एक प्रथा चली आई है कि राष्ट्रपति जी संध्या काल में भाषण देते हैं 14 अगस्त को, और प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडा फहराकर, तिरंगा फहराकर भाषण देते हैं और सबको बधाइयाँ दी जाती हैं। और यही हमारा स्वतंत्रता दिवस का उस समय का प्रोग्राम होता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है इसके पीछे हमारे नेताओं को एक एहसास हो कि हम लोगों ने वाकई में जो 10 लाख लोगों की मौत का दर्द उस समय झेला है, उसके कारण हम लोग ज़्यादा तड़कता भड़कता प्रोग्राम नहीं करते। और वो प्रोग्राम हम लोग 26 जनवरी जो 1950 में हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जब हमारा संविधान जो है लागू होने के बाद देश के ऊपर लागू हो गया था, उस समय उसके अंदर हम लोग शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं और हमारे सांस्कृतिक झलकियाँ भी उसके अंदर दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों की मौत का दर्द सबको है। अब वो जो चीज़ वहाँ पर बताई गई थी उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग करते हैं। ऐसा था दोस्तों, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और उस फौज का मेन कार्य क्या था, अंग्रेज़ों के ऊपर चोट करनी। उस चोट में और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की जंग जब 3-4 साल चली तो अंग्रेज़ आर्थिक और शारीरिक रूप से टूट गए थे। तो उनको एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम रखना मुश्किल है और अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि देश को अब आज़ाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और
उस आज़ादी के सिस्टम में अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने एक राजनीतिक पत्ता फेंका। उसके पीछे का कारण ये था कि मोहम्मद जिन्ना को अपने एहसान के नीचे दबवा कर, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना को अपने एहसान के नीचे दबाकर कराची और कलकत्ता की बंदरगाह को रशिया और चाइना से दूर कर दिया जाए, ताकि व्यापारिक रूप से ये दोनों देश अपनी जो आर्थिक कमी है उसको सुधार ना पाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के लड़ाई के दर्द को रशिया और चाइना ने भी तो झेला था। और अगर 20-25 साल तक भी वो अपने व्यापार को सही ढंग से नहीं कर पाते तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान का ये खेल खेला और उसके अंदर कुर्सी के लोभ में फंसे हुए हमारे नेता, चाहे वो जिन्ना हो चाहे नेहरू हो, वो इस चाल को समझ नहीं पाए। दोस्तों, जब दंगे हुए थे 47 के समय पर, तो लोग ना चाहकर भी लोगों को अपने पुश्तैनी घर और जायदादों को छोड़ना पड़ा। और जब इधर से उधर जा रहे थे तो मन के अंदर एक दर्द था, एक गुस्सा था, वो आक्रोश उभरा, एक दूसरे को मार काट कर, एक दूसरे की हत्या करके। ये जो आज़ादी के मज़े को, आज़ादी के अनुभव को लोगों को जीना चाहिए था, वो दर्द में बदल गया। और इस सब चीज़ का लाभ फिर जाते जाते अंग्रेज़ों ने उठाया। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा कि 1945 में इंग्लैंड में नेहरू, जिन्ना और इंग्लैंड के राजा ने बंटवारे की लकीरों को खींच दिया था। देश 47 में आज़ाद हुआ है, नींव 45 में रखी गई। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद में, इतना दर्द 200 साल तक झेलने के बाद में, तब भी एक बड़ा ही सुखद अनुभव ये रहा कि हमारे देश, हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब अलग है, आज़ाद हो गए। हालांकि हमने इतिहास की घटनाओं से सीखा नहीं। आज भी हम जाति धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कल मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था, राजस्थान के जलौर में सरस्वती विद्यालय के हेडमास्टर छैल सिंह ने 8 वर्षीय दलित बच्चे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी मटकी से पानी पिया। सहन नहीं हुआ। उस हेडमास्टर, जिस हेडमास्टर का कार्य था उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करना, लेकिन इतना जहर जातिवाद का फैला हुआ है कि एक 8 वर्षीय बच्चा जिसको पता ही नहीं था कि क्या है उच्च और नीच, पीट पीट कर मार दिया। 23 दिन तक उसने जीवन कोई जंग को जीतने का प्रयास किया, आखिर में हार गया। ये बात का जिक्र मैं इस खुशी के माहौल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों को संकल्प लेना है 25 वर्ष, 75 प्लस 25 100, एक पूरी सदी, एक पूरा दशक, एक पूरा 100 वर्ष का सिस्टम, उसमें संकल्प लेना है। जो कमियां रह गई हैं, जो हम लोगों ने प्राप्त किया, उस उपलब्धियों के ऊपर तो हम लोगों को सोचना ही है। जो हम लोगों को नहीं मिला उसके ऊपर भी सोचना है। और इतिहास के द्वारा ही हम लोग सोच पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। नारी फ्रीडम, वुमेन फ्रीडम की बात हम लोग करते हैं और क्या देखते हैं कि औरतें जो गांव से उठ के आती हैं, औरतें जो छोटे शहरों से उठ के आती हैं, जब वो बड़े बड़े महानगरों में जाती हैं तो वहाँ दिमाग के द्वारा उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है।
औरत के जिस्म को परोस के अपनी जेबें भरी जाती हैं, अपने शरीर की संतुष्टि की जाती है। तो उस नारी फ्रीडम की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा दोस्तों। जातिवाद धर्म से, नारी वाले सिस्टम से उभर के हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा। हर घर तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को सस्ती एजुकेशन के लिए स्कूलों का निर्माण करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों हमारे जो इर्द गिर्द का सिस्टम है, जिस पर ज़्यादातर वो अधिकारी बैठ गए हैं जिन्होंने उस कुर्सी की कीमत दी है, उस कुर्सी का जो है जिन्होंने मूल्य दिया है, और जब मूल्य दे के वो बैठा है तो जाहिर सी बात है वो अपने द्वारा खर्च की गई रकम की भरपाई करेगा। तभी दोस्तों तभी तो वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर जैसे हमारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, चुनाव की रैली या पार्टी का खर्चा निकालने के लिए जब वो सत्ता में आते हैं वसूली की जाती है, ऐसे देश का निर्माण नहीं होगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मीडिया के अंदर जुड़े होने के कारण और पुराने समय से सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर काम करने के कारण बहुत सी अंदर की चीज़ों को जान गया, समझ गया, और जिसकी जानकारी है, और देख रहा हूँ कि वो व्यक्ति हर घर तिरंगा नीति में ज़्यादा भाग ले रहे हैं जो अंदर से करप्ट है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को तिरंगे के साथ में फ़ोटो खिंचवानी है, और जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो डाल रहा है वो इसलिए नहीं डाल रहा है कि उनकी तिरंगे के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। वो इसलिए डाल रहा है कि वो जो अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी जिनको आगे जवाब देना है नेताओं को कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगा, घर घर तिरंगा ले जाने का आह्वान किया था, अमृत महोत्सव को मनाने का ऐलान किया था, और हम प्रधानमंत्री के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, उनको कैसे दिखाएं कि आपकी पार्टी की बड़ी परफेक्ट इस समय लोगों के अंदर पकड़ है, बड़ी परफेक्ट सोच है। कैसे सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आ जाए, तिरंगे के साथ फोटो की बाढ़ आ जाए, लोगों की रैलियां दिखाई जाए, ठीक है, विधायक जा रहे हैं ई रिक्शाओं के ऊपर, विधायक जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, तिरंगे की रैलियां निकाली जा रही हैं। दोस्तों दिखावा नहीं, दिखावा नहीं, क्योंकि अगर हम इतिहास की घटनाओं से सीखेंगे नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को समझने का प्रयास करिए, अगर हम इतिहास की घटनाओं से सीखेंगे नहीं तो हम लोग आने वाले 25 वर्ष में मेरे सपनों के भारत का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे हम वुमेन फ्रीडम की बात करेंगे, कैसे हम धर्म और जाति के ऊपर से उठ के देश के विकास की बात करेंगे, कैसे हम अपने देश के रुपए को डॉलर के बराबर लेकर आएंगे, कैसे हमारे देश के अंदर व्यापार पनपेगा, कैसे हमारे देश के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने किया कि जो व्यापारी संस्थान है, जो व्यापारी हैं, उनको ख़ास तौर पर यूपी के अंदर एयरपोर्ट दिए, रोड दिए। हालांकि बीच के अंदर करप्शन के कारण कुछ रोड जो है वो शुरू होने से पहले बैठ गए, लेकिन उनसे ये नहीं कि उनकी सोच बुरी है। चक्कर ये है कि जब पार्टी कोई चुनाव लड़ती है, कोई रैली करती है, तो वहाँ पर दोस्तों देश के निर्माण में सहभागिता से पहले उन पार्टियों को अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है, और उस शक्ति प्रदर्शन के ऊपर खर्च होता है।
और वो खर्च जो है वो ये भ्रष्ट जो बिजनेसमैन हैं, ये जो भ्रष्ट हमारे देश के संस्थान हैं, जो भ्रष्ट हमारे देश के अधिकारी हैं, उनके डंडा देके ये खर्च निकाला जाता है। और वो अपनी जेब से नहीं देते हैं, वो ये सरकार जिन नीतियों को लागू करती है ये उसी को सही ढंग से लोगों तक पहुंचने नहीं देते। जैसे भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया जारी करती है तो लोगों के तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। और ये चिंतन आज मैं अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं कुछ बातें ताव में आकर भावनाओं में बहकर कह जाऊँ, तो मेरा मकसद किसी को हानि पहुंचाने का नहीं है, किसी को आहत करने का नहीं है, क्योंकि देश का निर्माण और देश की तरक्की के लिए प्रयास जितना आप लोग कर रहे हैं उतना मैं भी कर रहा हूँ। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारे का दर्द झेला, 10 लाख आदमियों की मृत्यु हुई, ये सत्य है, लेकिन उसके पीछे का सत्य ये भी है कि अंग्रेज जाते जाते चाल खेल गए, जिस चाल को कुर्सी के लिए अंधे हुए हमारे नेता नहीं समझ सके। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, आज हमको लग रहा है उस समय ऐसे होना चाहिए था, क्या पता उस समय कौन से हालात थे, ये भी बात सत्य है। क्योंकि हम लोग उंगली तो किसी की तरफ बहुत जल्दी उठा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी सोचने की है कि जो देश के उस समय के नेता थे, चाहे वो इंडिया के थे चाहे वो पाकिस्तान के थे, क्या पता उनकी क्या मजबूरियां रही हों। तो दोस्तों आप सबको अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर, देश के आज़ाद होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संकल्प लें कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें हम लोग जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, जिसमें हम लोग हमारे देश की नारी को सम्मान देंगे और उनको सही ढंग से स्वतंत्र होने में सहयोग करेंगे, जिसमें हम लोग अपने बच्चों को नए भारत के निर्माण के लिए मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। जो हमारे देश का किसान, जो हमारे देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको हम उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाएंगे और उसको उसके फसल के पालन के लिए जो संसाधन है वो उचित दर पे देंगे। हम अपने देश के लोगों को भीख नहीं देंगे, भिखारी नहीं बनाएंगे, हम उनको स्वाभिमानी बनाएंगे, उनको दृढ़ संकल्पी बनाएंगे, ताकि वो देश के निर्माण के अंदर भाग ले सकें। और इतिहास की घटनाओं के ऊपर हम लोग जो है विश्लेषण करेंगे, क्रांतिकारियों के जीवन के ऊपर विश्लेषण करेंगे। एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने से अच्छा है हम लोग खुद गलती को स्वीकार करें और देश के निर्माण के अंदर सुधार करें। ठीक है, हमारे लिए जितने महात्मा गांधी पूजनीय हैं उतने सुभाष चंद्र बोस पूजनीय हैं, जितने हमारे लिए भगत सिंह पूजनीय हैं उतने पंडित जवाहरलाल नेहरू पूजनीय हैं। और देश चाहे अलग हो गया, लेकिन चाहे किसी भी व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से सहयोग किया, तो हमारे लिए पूजनीय मुस्लिम वो नेता भी हैं जिन्होंने देश के आज़ाद होने में अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया। हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करेंगे। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।